आज की हमारी चर्चा एक तरह से एक जासूसी कहानी जैसी है। जासूसी कहानी? हाँ, एक ऐसी कहानी जो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। हम उस एक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जिससे एक छोटा सा बैक्टीरिया भी बनता है, एक विशाल पेड़ भी और हम इंसान भी। आप कोशिका की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, सेल। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, कुछ ऑनलाइन लेख और वीडियोस भी हैं, वो इसी ब्लूप्रिंट की परतें खोलते हैं। तो हमारा मकसद ये समझना है कि वो छोटा सा कमरा, जैसा कि इसके खोजकर्ता ने कहा था, हाँ, वो असल में एक पूरा ब्रह्मांड कैसे है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस छोटे कमरे को देखा किसने? स्रोतों में रॉबर्ट हुक का नाम आता है 1665 में। पर उन्होंने जो देखा वो काफी अजीब था, है ना? उन्होंने कोई जिंदा चीज तो देखी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। उन्होंने कॉक की एक पतली परत देखी जो असल में पेड़ की मृत छाल होती है। अच्छा, मृत। हाँ, तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे खाली डिब्बे दिखे। उन्होंने असल में जीवन नहीं देखा, बल्कि जीवन के छोड़े हुए खाली कमरे देखे। इसीलिए सेल नाम दिया। बिल्कुल, लैटिन में सेल्यूला का मतलब ही है एक छोटा कमरा। तो पहली बार में ही हम जीवन का भूत देख रहे थे, जीवन को नहीं। हाँ, कह सकते हैं। जिंदा कोशिका देखने में तो और भी वक्त लगा। कितना? लगभग 9 साल। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने अपना खुद का एक बेहतर माइक्रोस्कोप बनाया था। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने तालाब के पानी में तैरते हुए छोटे छोटे जीवों को देखा। वो पहली बार था जब किसी ने एक जिंदा चलती फिरती कोशिका देखी थी। वाह! और उसके बाद तो जैसे एक दरवाजा ही खुल गया। लेकिन फिर भी इन अलग अलग खोजों को एक साथ पिरोने में, ये समझने में कि ये सेल ही हर चीज का आधार है, इसमें तो करीब 150 साल लग गए। बहुत लंबा समय लगा। तब जाकर कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी सामने आई। 1838-39 में श्लाइडन और श्वान ने ये तो बता दिया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनकी थ्योरी में एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा रह गया था। क्या? ये नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? क्या ये जादू से पैदा हो जाती हैं? अच्छा, ये सवाल था। हाँ। और इस पहेली को सुलझाया रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। उनका वो मशहूर वाक्य ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, मुझे ये बहुत दमदार लगता है। दमदार है क्योंकि ये जीव विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। बस इस एक लाइन ने सेल थ्योरी को पूरा कर दिया कि जीवन अपने आप को कॉपी करके ही आगे बढ़ता है। हाँ, वो कहीं शून्य से पैदा नहीं होता। ठीक है, तो सब कुछ कोशिकाओं से बना है, लेकिन क्या एक अमीबा की कोशिका और एक इंसान की कोशिका, क्या ये एक जैसी होती हैं? नहीं, यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। स्रोतों में 2 तरह के जीवों का जिक्र है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। बिल्कुल। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव वो 1 मैन आर्मी की तरह है। मतलब एक ही कोशिका को सब कुछ करना पड़ता है, खाना ढूंढना, उसे पचाना, सांस लेना और कचरा बाहर फेंकना भी। वो शेफ भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी और वेस्ट मैनेजमेंट टीम भी। जबकि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों ऐसा नहीं है। हमने काम बांट दिया है। बिल्कुल, और इसी को कहते हैं श्रम का विभाजन, डिविजन ऑफ लेबर। यही विशेषज्ञता, आप कह सकती हैं, जटिल जीवन की कुंजी है। कैसे? देखिए, हमारे शरीर में एक तंत्रिका कोशिका को खाना पचाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। सही बात है। इसलिए वो अपनी पूरी ऊर्जा एक मिलीसेकंड में संदेश भेजने पर लगा सकती है। एक मांसपेशी कोशिका को सिर्फ सिकुड़ने और फैलने पर ध्यान देना होता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रणाली है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? अगर एक तरह की कोशिकाएं फेल हो जाएं, तो पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। बिल्कुल। विशेषज्ञता हमें ताकतवर बनाती है, लेकिन साथ ही एक दूसरे पर निर्भर भी। और ये श्रम का विभाजन सिर्फ अलग अलग कोशिकाओं के बीच नहीं, यह एक कोशिका के अंदर भी होता है। कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें कोशिकांग या ऑर्गेनल्स कहते हैं, और सबका अपना खास काम होता है। अच्छा, अब संरचना के स्तर पर भी 2 तरह की कोशिकाओं की बात की गई है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर स्रोतों के हिसाब से ये जीवन का सबसे बड़ा बंटवारा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है। स्टूडियो अपार्टमेंट? हाँ,
सब कुछ एक ही कमरे में बिखरा पड़ा है। कोई अलग से किचन या बेडरूम नहीं है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है वो भी बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। कोई असली केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया? बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और यूकैरियोटिक कोशिका, वो फिर एक बड़ा सा बंगला हुई जिसमें हर काम के लिए अलग कमरे हैं। एकदम सही एनालॉजी है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक तरह से मेयर का ऑफिस है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, जहां सारा डीएनए यानी शहर का पूरा ब्लूप्रिंट सुरक्षित रखा है। इसमें ऊर्जा बनाने के लिए पावर प्लांट है यानी माइटोकॉन्ड्रिया। सामान की पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए पोस्ट ऑफिस है, जिसे गोल्जी उपकरण कहते हैं। और पौधे, जानवर, हम सब इन्हीं विकसित कोशिकाओं से बने हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए इस यूकैरियोटिक बंगले के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी बाउंड्री वॉल होगी। प्लाज्मा झिल्ली। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्रोतों में इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर है। ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती। अच्छा। ये तय करती है कि कोशिका के लिए क्या जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन और पोषक तत्व, और क्या हानिकारक है, जिसे बाहर रखना है। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी एक लचीली दीवार है। और अगर ये झिल्ली एक चेकपोस्ट है तो ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है? मतलब चीजें अंदर बाहर आती जाती कैसे हैं? उसके लिए दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं। स्रोतों में इनका जिक्र है, विसरण और परासरण। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। हाँ, विसरण यानी डिफ्यूजन बहुत सीधा साधा नियम है। चीजें हमेशा वहां जाती हैं जहां वे कम होती हैं। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बिल्कुल। जैसे अगर कोशिका के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है और अंदर कम, तो ऑक्सीजन अपने आप अंदर आ जाएगी। कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह बाहर जाती है। और परासरण, वो किशमिश वाला उदाहरण बड़ा मजेदार था। हाँ, वो परासरण को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। परासरण असल में पानी का विसरण है एक झिल्ली के आर पार। पानी का विसरण? हाँ, सूखी किशमिश के अंदर चीनी बहुत होती है और पानी कम। जब उसे सादे पानी में डालते हैं तो बाहर पानी ज्यादा होता है, तो पानी भागकर किशमिश के अंदर चला जाता है। वो अंगूर जैसी फूल जाती है। बिल्कुल। और अगर उसी फूली हुई किशमिश को नमक के गाढ़े घोल में डाल दे तो ठीक उल्टा होगा। अब किशमिश के बाहर पानी कम और नमक ज्यादा है, तो पानी किशमिश को छोड़कर बाहर आ जाएगा और वो बेचारी फिर से सिकुड़ जाएगी। ठीक। हमारी कोशिकाएं भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली शहर का गेटकीपर हो गया, लेकिन अंदर बैठकर सारे फैसले कौन ले रहा है? शहर का मेयर कौन है? मेयर है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। कोशिका का मस्तिष्क। बिल्कुल। केंद्रक ही कोशिका का कंट्रोल सेंटर या मेयर का ऑफिस है। ये एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें छोटे छोटे गेट मतलब छेद होते हैं। क्यों? ताकि जरूरी संदेश और मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सके। और इसके अंदर रखा होता है सबसे कीमती खजाना, हमारा डीएनए। डीएनए जो कि धागे जैसे क्रोमैटिन के रूप में होता है और कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र या क्रोमोसोम बन जाता है। सही कहा। और इन्हीं गुणसूत्रों पर होते हैं जीन, जो हमारे बालों के रंग से लेकर हमारी हाइट तक सब कुछ तय करते हैं। तो डीएनए ही मास्टर ब्लूप्रिंट है। हाँ, यही वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जो पूरी कोशिका को निर्देश देता है कि कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब विभाजित होना है, कब क्या करना है। बिना केंद्रक के कोशिका दिशाहीन हो जाएगी। चलिए अब आते हैं शहर के पावर हाउस पर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम तो हम सबको स्कूल से याद है। हाँ, ये बहुत मशहूर है। पर ये ऊर्जा बनाता कैसे है? ये असल में भोजन, खासकर ग्लूकोज को लेता है और उसे ऑक्सीजन की मदद से जलाता है। जलाता है? एक तरह से हाँ। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसे वो एटीपी नाम के छोटे छोटे रिचार्जेबल बैटरी पैक्स में भर देता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, और कोशिका को जब भी कोई काम करना होता है, चाहे प्रोटीन बनाना हो या हिलना डुलना हो, वो बस एक एटीपी बैटरी का इस्तेमाल करती है और काम हो जाता है। इसीलिए ऐसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। बिल्कुल। ये वो सिक्का है जिससे कोशिका अपना हर काम करती है। एक मिनट, स्रोतों में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। क्या? कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये तो बहुत अजीब है ना? मतलब कोशिका के अंदर एक और छोटा जीव रह रहा है जिसका अपना ही जेनेटिक कोड है। ये कैसे हो सकता है? ये वाकई में जीव विज्ञान के सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक है और ये बिल्कुल सच है। तो इसके पास अपना डीएनए है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक बैक्टीरिया की तरह,
और अपने राइबोसोम होने का मतलब है कि वो अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। मतलब वो पूरी तरह से केंद्रक पर निर्भर नहीं है? नहीं, उसमें एक तरह की आजादी है, स्वायत्तता है। कोशिका के अंदर एक कोशिका, ये तो कहानी में एक नया मोड़ है, इस पर हम आखिर में लौटेंगे। ठीक है। अभी ये समझते हैं कि क्या पौधों और जानवरों की कोशिकाएं भी अलग होती हैं, क्योंकि दोनों की जीवन शैली तो बहुत अलग है। हाँ, और उनकी कोशिकाएं इसी अलग जीवन शैली को दर्शाती हैं। दोनों यूकैरियोटिक हैं, दोनों में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन कुछ बड़े अंतर हैं जो उनके जीने के तरीके से जुड़े हैं। जैसे एक पौधा चल फिर नहीं सकता, उसे धूप और बारिश में एक ही जगह खड़े रहना है, तो उसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए होगी। इसीलिए पादप कोशिकाओं के पास प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज से बनी एक मोटी कठोर कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है। एक कवच की तरह। हाँ, एक कवच की तरह जो उसे बाहरी दबाव और मौसम से बचाती है और एक मजबूत ढांचा देती है। जानवरों को क्योंकि चलना फिरना होता है, इसलिए उनकी कोशिकाएं लचीली होती हैं, उनमें कोई दीवार नहीं होती। और दूसरा बड़ा अंतर तो भोजन बनाने को लेकर है। सही कहा, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उनकी कोशिकाओं में हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्या है? ये छोटे छोटे सोलर पैनल की तरह हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे भोजन में बदलते हैं। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जानवरों में ये नहीं होते? नहीं, क्योंकि हम तो बना बनाया भोजन खाते हैं। स्रोतों में एक और अंतर बताया गया है, रिक्तिका या वैक्यूल। पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है। हाँ, एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल। ये एक बड़े से पानी के टैंक की तरह है जो कोशिका का 90% हिस्सा तक घेर सकती है। 90%? हाँ, ये पानी, पोषक तत्व और कभी-कभी कचरा भी जमा करती है। जब ये पानी से भरी होती है तो ये कोशिका को अंदर से धक्का देके उसे सख्त और सीधा रखती है। अच्छा, इसीलिए पानी की कमी होने पर पौधा मुरझा जाता है। बिल्कुल। जंतु कोशिकाओं में ये या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती हैं। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां जीवन खुद को आगे बढ़ाता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। हमने शुरू में ही कहा था, हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से आती है। ये होता कैसे? ये दो मुख्य तरीकों से होता है, माइटोसिस और मायोसिस। नाम तो बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ, नाम भले ही मिलते जुलते लगें, पर दोनों का मकसद जमीन आसमान का है। माइटोसिस को हम कॉपी पेस्ट कह सकते हैं? बिल्कुल, ये सबसे अच्छा तरीका है इसे समझने का। माइटोसिस का काम है शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। जैसे घाव भरना? हाँ, जब आपको चोट लगती है और घाव भरता है, या जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वहां माइटोसिस हो रहा होता है। इसमें एक कोशिका अपनी एक हूबहू कॉपी बनाती है। 1 से 2? एक कोशिका से 2 बनती हैं और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल पेरेंट सेल जितनी ही होती है। कोई बदलाव नहीं, सिर्फ फोटोकॉपी। तो फिर मायोसिस क्या है? कॉपी पेस्ट नहीं तो क्या रीमिक्स? एकदम सही शब्द है। मायोसिस का मकसद प्रजनन के लिए विशेष कोशिकाएं बनाना है, मतलब युग्मक, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। और ये रीमिक्स क्यों है? ये रीमिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी? ये तो गड़बड़ लग रही है। नहीं, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर शुक्राणु और अंडाणु दोनों में गुणसूत्रों का पूरा सेट होता तो बच्चे में दुगने हो जाते? बिल्कुल, हर पीढ़ी में ये संख्या दुगनी होती जाती। मायोसिस ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे में गुणसूत्रों की सही संख्या पहुंचे, आधी मां से और आधी पिता से। और इसी रीमिक्स की वजह से हम अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, बल्कि उनका मिश्रण होते हैं। बिल्कुल, मायोसिस के दौरान गुणसूत्र आपस में अपने हिस्सों की अदला बदली करते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी वजह से भाई बहनों में भी विविधता होती है। मायोसिस ही वो प्रक्रिया है जो प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता लाती है। और अगर इन प्रक्रियाओं में गड़बड़ हो जाए तो, अगर माइटोसिस का कॉपी पेस्ट कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कैंसर होता है। अच्छा, छोटे से कमरे यानी कोशिका की पूरी कहानी देखी, रॉबर्ट हुक के देखे हुए खाली डिब्बों से लेकर कोशिका के अंदर शहर जैसी जटिल मशीनरी तक। हाँ, और ये भी समझा कि कैसे ये खुद को कॉपी और रीमिक्स करके जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे हर चीज का एक गहरा मतलब है। कोशिका की संरचना उसके काम से जुड़ी है। पादप कोशिका की दीवार उसे सहारा देने के लिए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की मुड़ी हुई झिल्ली
ज्यादा ऊर्जा बनाने के लिए सतह को बढ़ाती है। हर छोटा हिस्सा एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रहा है। हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे कि उसका अपना डीएनए होता है, वो बैक्टीरिया की तरह विभाजित होता है। हाँ, और यही बात क्लोरोप्लास्ट पर भी लागू होती है। अच्छा। हाँ, इसने वैज्ञानिकों को एंडोसिम्बायोटिक थियरी दी। ये क्या है? इस थियरी के अनुसार अरबों साल पहले ये दोनों असल में आजाद बैक्टीरिया जैसे जीव थे। एक बड़ी कोशिका ने उन्हें निगल लिया, खा लिया। हाँ, पर पचाने की बजाय उनके साथ मिलकर रहने लगी, एक साझेदारी में। माइटोकॉन्ड्रिया ने उसे ऊर्जा दी और कोशिका ने उसे सुरक्षा और भोजन। और ये साझेदारी इतनी सफल हुई कि आज वो हमारे शरीर का हिस्सा है। बिल्कुल। तो इस पर सोचिएगा, हमारी हर एक कोशिका असल में अलग अलग प्राचीन जीवों का एक समुदाय है, एक टीम है जो अरबों सालों से एक साथ काम कर रही है। हम एक व्यक्ति नहीं बल्कि खरबों चलते फिरते पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इस विचार का हमारे अपने अस्तित्व के बारे में क्या मतलब हो सकता है?